Okay, today's topic is health psychology. ठीक है, आज का टॉपिक बहुत सिंपल सा हमारा वो है स्ट्रेस हेल्थ साइकोलॉजी, जिसमें हम हेल्थ साइकोलॉजी की डेफिनेशन सीखेंगे और उससे रिलेटेड हम उसको किस तरह से इम्प्रूव कर सकते हैं, थ्योरीज क्या हैं हेल्थ को लेके, और सबसे इम्पोर्टेंट जो है वो है स्ट्रेस मैनेजमेंट। ठीक है, तो ये हमारा आउटकम्स है, हम इसको वन बाय वन डिस्कस करते हैं। तो हेल्थ साइकोलॉजी जैसे डिफरेंट ब्रांचेस ऑफ साइकोलॉजी है, एंड वन ऑफ द ग्रेटेस्ट ब्रांच, one of the practical application of psychology into the health is called what the health psychology, जो कि belong करती है हमारे psychological factors के ऊपर, brain and mind का जो आपस में कनेक्शन है, और we need a healthy food to be a better mind, a healthy mind present in a healthy body। तो ये आपने तो ऐसे बोले सर, आप पहले ये बताएं कि जो असाइनमेंट मेल दिया हुआ वो आपने वीएलई पे अपलोड कर देना भाईजान। बस एक आपको लास्ट में असाइनमेंट दिया ना, एक रिपोर्ट दी, वो आपने वीएलई पे अपलोड कर देना। जी, ठीक है। तो इट इज रिलेटेड टू इलनेस, well-being, happiness, stress management, and many health problem। ठीक है, so here is some theories regarding the health, right? So health psychology deals with the stress, well-being, how to become a happy person, how to deal with the illness, and how to become a well-being, okay, healthy well-being। So all those connection with the body and mind are studied in this branch। तो हेल्थ साइकोलॉजिस्ट में बहुत सारे जो ऐसे साइकेट्रिस्ट साइकोलॉजिस्ट हैं जिनकी कंसर्न हेल्थ की केयर से है, कि सेल्फ केयर कॉन्सेप्ट और किस तरह से प्रिवेंट किया जाए, डायग्नोस मेडिकल प्रॉब्लम्स जो हमें आते हैं उसको साइकोलॉजिकली किस तरह से अंडरस्टैंड किया जा सकता है। तो यहाँ पे कुछ थ्योरीज हैं हेल्थ को लेके, ये हम साइकोलॉजिकल डिबेट कर रहे हैं। तो चार थ्योरीज हैं। एक है लोकस ऑफ कंट्रोल, लोकस कहते हैं स्पेन को, स्पेन ऑफ कंट्रोल। तो एक पॉइंट ये है कि आप हेल्थ को लेके, कि पीपल आर नॉट टू मच केयर अबाउट देयर हेल्थ, उनका कंट्रोल नहीं होता। वीएलई पे बेटा लिखा हुआ इंडिविजुअली करना है सबने, इंडिविजुअली करना है, कंटेंट उसमें मेंशन है, टॉपिक्स मेंशन है, और साथ में एक वर्ड की फाइल भी अटैच है, तो आप उसको पढ़ोगे आपको पता लग जाएगा। ठीक है, तो डिफरेंट फील्ड ऑफ साइकोलॉजी, उनमें से किसी एक के ऊपर काम करना है, इंडिविजुअल है, कोई ग्रुप नहीं है। ठीक है, अच्छा, लोकस ऑफ कंट्रोल, कंट्रोल जो है ओवर द हेल्थ एंड द सेल्फ केयर। आपकी मेहरबानी आप जागे आज, आपकी बहुत बहुत मेहरबानी कि आपने दो पिछली क्लासें मिस करी और आज आप जागे। ठीक है, हम आपके बहुत मशहूर रहेंगे। ठीक है, तो अच्छा भाई, ओवर द टॉपिक, ओवर टू द टॉपिक, राइट। ठीक है, लोकस ऑफ कंट्रोल, लैक ऑफ कंट्रोल ओवर द हेल्थ, और सेल्फ केयर का कॉन्सेप्ट जिसमें नहीं होता, यानी कंट्रोल ओवर द हेल्थ ऐसे नहीं है कि दे आर नॉट अवेयर अबाउट देयर हेल्थ, दे आर नॉट टू मच केयर अबाउट द हेल्थ, और जिसकी वजह से फिर उनको बहुत सारी ये थ्योरीज है रिगार्डिंग द हेल्थ बिहेवियर। पहली थ्योरी क्या कहती है, जो लोकस ऑफ कंट्रोल मैं आपको बता रहा हूँ वो क्या है, कि लैक ऑफ कंट्रोल ओवर द हेल्थ एंड द सेल्फ केयर। या तो सेल्फ केयर नहीं है बिल्कुल भी। ठीक है, और जिसकी वजह से बहुत सारे हेल्थ प्रॉब्लम क्रिएट हो जाते हैं। सेकंड क्या है, हेल्थ बिलीफ मॉडल। हेल्थ बिलीफ मॉडल क्या है, कि आपको हेल्थ को लेके जो आपका परसेप्शन डेवलप हो रहा है वो मैटर करता है। ठीक है, इफ यू फील दैट यू आर वेरी टायर्ड, यू आर फटीग, और आपको कुछ हो गया है, यू विल बी
found some symptoms. Okay? और if you are not mentally strong, यानी परसेप्शन वाइज भी अगर आप स्ट्रांग होते हैं तो फिर आपकी हेल्थ जो है वो इतनी इफेक्ट नहीं करती। सेकेंड थ्योरी कहती है कि इट डिपेंड ऑन द परसेप्शन लेवल, यानी आपका परसेप्शन लेवल जो मेंटल लेवल है वो हेल्थ को लेके आपका क्या बिलीव है। थर्ड, सोशल लर्निंग, ये जो हमारी हेल्थ इफेक्ट होती है वो हेल्थ हमारी इफेक्ट करती है बाय द एनवायरमेंटल इन्फ्लुएंस। कि जहाँ हम जॉब करते हैं, किस एरिया में हम काम करते हैं, वहाँ का किस सिटी में रहते हैं, वहाँ का एटमॉस्फेयर, क्लाइमेट, वेदर किस तरह का है, वहाँ के लोग किस तरह के हैं। तो सोशल लर्निंग, सोशल एक्सटर्नल फैक्टर्स, एनवायरमेंटल फैक्टर्स ज़्यादा हमारी हेल्थ को इफेक्ट करते हैं। ये देखिए आप डिफरेंट डिफरेंट थ्योरीज आ रही हैं। एक क्या है कि हम सेल्फ केयर नहीं करते, दूसरी है कि हमारा परसेप्शन लेवल है, तीसरी थ्योरी हमें क्या बताती है कि हेल्थ जो है वो इफेक्ट बाय द एनवायरमेंटल इन्फ्लुएंस। एंड द फोर्थ वन इज डिफ्यूजन। डिफ्यूजन क्या है कि व्हेन वी आर प्रोपेगेंडा एक है कि जिसमें हम वी आर कम्प्लीटली अनअवेयर अबाउट द हाइजीन एंड द गुड फैक्टर्स, और ये जो मार्केटिंग कैंपेन और जो पॉपुलर ट्रेंड है इसमें हम बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस हो जाते हैं, और हम फिर अनहेल्दी फूड्स और अनहेल्दी प्रैक्टिसिंग एक्टिविटीज़ करना शुरू कर देते हैं। जो डिफ्यूजन है, जैसे कि मिसाल के तौर पे अब नेटफ्लिक्स एक बीमारी है, ठीक है, जिससे आपकी हेल्थ डाउन हो जाती है। अब सबकी आंखें रेडिश होना शुरू हो गई हैं, नींद खराब हो रही है। जैसे आज लोगों ने हमें बताया कि हम उठ गए, जाग गए। तो ये इज़ अ रूटीन वर्क, ये कोई ये नहीं है कि अभी रमज़ान है कि सहरी है। ये तो यहाँ पे आधी आवाम वो है जो 3-4 बजे से पहले सोने वाली कौम नहीं है ये, ठीक है। तो वो क्या करे, वो फेसबुक, डिजिटल मीडिया, सोशल मीडिया, नेटफ्लिक्स, तो ये इसने और हेल्थ को डाउन कर दिया, डिफ्यूज कर दिया, यानी कुछ न्यू प्रैक्टिसेस एंड न्यू एक्टिविटीज़ इम्बैड हो गई। और वो आपकी हेल्थ को बिल्कुल डाउन कर देते हैं। जैसे अर्ली मॉर्निंग उठना, गेटअप होना, रेगुलरली काम करना, तो आपने एक्टिविटीज़ के अंदर बहुत सारी ऐसी एक्टिविटीज़ को अपने साथ एडअप कर देते हैं जिससे आप जो है वो डिफ्यूजन क्रिएट हो जाता है कि न्यू प्रैक्टिसेस इंट्रोड्यूस होती हैं और उसके आप ट्रेंड में जाते चले जाते हैं। इसी तरीके से ये कुछ हेल्थ इम्पेयरिंग बिहेवियर है जिसकी वजह से हेल्थ हमें इफ़ेक्ट होती है। सबसे पहली वजह तो पुअर न्यूट्रिशन है। अगर healthy mind present in a healthy body, and your body needs some sort of bodily energy, and your mind need a mental energy, so you need food supplements, balanced diet। तो न्यूट्रिएंट्स बहुत मैटर करते हैं। पोअर न्यूट्रिशन इफेक्ट योर हेल्थ, ठीक है। यू आर नॉट बी केयर एंड अवेयर अबाउट द हेल्थ कि आप क्या खा रहे हैं, एंड वट एवर यू ईट इट बिकम्स अ पार्ट ऑफ योर बॉडी। इट मीन्स व्हेन यू टेक योर इनसाइड, so this become your part of the body, so you should be careful over that what you are trying to drink and what you are trying to eat। so it should be balanced diet कि कितना इनटेक किया, कितने कैलोरीज है, फैट है, विटामिन्स हैं, क्या उसका रिएक्शन होगा, क्योंकि वट एवर यू टेक इन इनसाइड इट गिव यू द आउटकम इन योर बॉडी। अनदर वन इज देखो ना, जो भी खाते हैं उसका रिएक्शन आता है, उसके उसके आउटकम्स आते हैं, एलर्जिक आती हैं, डिजीजेज आती हैं, एंड रिपीटेशन ऑफ दैट थिंग। रोज़ाना स्नैक लेते रहते हो आप और ड्रिंक्स करते हो, कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह लेते हो, ठीक है। अब ये पैटर्न आपका फैट बना है। आपको क्या बनाते हैं, आपने लगाया, मूवी लगाई, साथ में आपने कोल्ड ड्रिंक रखी और स्नैक्स लिए, या फिर आप फ़ोन हैंड फ्री लगाया और आपने स्नैक्स लेके बैठ गए, और आप जो है वो या रोज़ाना टी टाइम पे आपके जो है फिंगर चिप्स, फ्रेंच फ्राइज, ऑयली चीज़ें, ये अब रिपीटेशन 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 30 डेज, 60 डेज, 90 डेज, 1 ईयर, तो वो आपको इफ़ेक्ट करेगी आपकी बॉडी को, ठीक है। इसी तरीके से वी विल टेक अ कोल्ड वाटर, ये हम लोगों की हैबिट है, ठंडा पानी, बहुत ज़्यादा बर्फ़, आइसिंग वाला, तो वो हमें इतना इफ़ेक्ट कर देता है कि हम क्या बता सकते हैं। तो मोस्टली तो चाइनीज़ जापानीज़ जो है वो बॉइल्ड वाटर पीते हैं, गर्म पानी पीते हैं, वार्म वाटर लेते हैं, जिसकी वजह से 50% डिजीज उनकी वहीं ख़त्म हो जाती है।
इस तरह से कुछ मिसकॉन्सेप्शन है, अजीब व गरीब किस्म के कॉन्सेप्शन है। जैसे कि सर में दर्द होगा तो फ़ौरन से आपने पेन किलर ले लेना। हर चीज़ का इलाज जो है वो पैरासीटामोल, पैनाडोल और ये पेन किलर है। बात बात पे बीपी की बंडी की तरह से आपने पैरासीटामोल, नींद नहीं आ रही है आपको तो आपने जल्दी से जो है वो स्लीपिंग पिल ले ली, ठीक है। कहीं पे भी पेन हुआ, पेन किलर उठा के बंटी की तरह से आपने खा लिए। तो ये जो मेडिसिन का एक्सेसिव यूज़ है ये एक मिसकॉन्सेप्शन है, ये हमें हील कर देगा। लेकिन ये जितने भी एंटीबायोटिक्स और ये मेडिसिन होते हैं ये वक्ती तौर पर, अगर आप एक एप्लीकेशन डाउनलोड करके देखें, पाक फार्मा करके नाम है शायद, और ये वैसे ही आप सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएंगी चीज़ें। आप फॉर्मूलाए देखें, जो भी आप दवा खा रहे हैं उसका फॉर्मूला देखें और उसके उसके फिर साइड इफ़ेक्ट्स देखें, तो वो बताएंगे कि इसके अंदर ड्रग्स का एलिमेंट है, इसके अंदर जो है वो इसका यूज़ जो है वो कितना नुकसान पहुंचाता है। और ये जो आप पावरफुल 250 500 जो है वो mg मेडिसिन लेते हैं, उसका फिर इफेक्ट कहीं का कहीं निकलता है। जो एक चीज़ जो जिसके लिए दवा खा रहे हो वो तो ठीक हो जाती है, लेकिन बाद में वो चीज़ें आपको उसका कहीं ना कहीं कोई ना कोई इफेक्ट देते हैं। और वो इफेक्ट बताते भी हैं, जो मेडिसिन कंपनी है, फार्मास्यूटिकल कंपनीज हैं, वो मेंशन करते हैं कि भाई इस दवा का इस्तेमाल से ये भी इफेक्ट हो सकता है। इसी तरीके से वो सीरप्स में भी मैंने देखा है, उसमें मेंशन कर देते हैं कि अगर आपको ये भी बीमारी है और अगर आपने फिर ये दवा ली तो आपके साथ ये प्रॉब्लम होगा और हम जिम्मेदार नहीं होंगे। तो यानी ये एक मिसकॉन्सेप्शन है कि मेडिसिन आपको हील कर देगा। मेडिसिन से ज़्यादा बेहतर क्या है? प्रिकॉशंस, प्रिवेंशन, एहतियात इलाज से बेहतर है। ये हमने 10 दफ़ा सुनी हुई है बात। ये मिसकॉन्सेप्शन जो है वो कि मेडिसिन हमें हील करेंगी, बल्कि एहतियात, प्रिवेंशन। अब व्हाट टाइप ऑफ प्रिवेंशन वी हैव टू बी टेकन वो अभी हम आगे डिस्कस करेंगे, जिसमें से एक मैं जिक्र कर देता हूँ, वो है आपकी रूटीन एंड एक्टिविटी। जो आपकी रूटीन है और जो आपकी डेली एक्टिविटीज़ हैं, ये अगर आप दुरुस्त कर लेंगे तो ऑटोमेटिकली सब कुछ बेटर हो जाएगा। इतनी छोटी छोटी सी चीज़ें हैं, जैसे कि उठकर पानी पीना हो गया और छोटी सी लिटिल एक्सरसाइज करना। एक्सरसाइज का मतलब ये नहीं कि जिम जाएंगे तो एक्सरसाइज होगा, जिम नहीं जाएंगे तो वो एक्सरसाइज नहीं है। जिम जाके वेट उठाना और वो जॉगर्स पहन के और अच्छा सा कॉस्ट्यूम पहन के फिर टेढ़े मेढ़े मुंह बना के पिक्चर डालना, सिर्फ इसका यही एक्सरसाइज नहीं होती भाई। एक्सरसाइज का मतलब अगर आपने एक मूवमेंट करनी है, आप घर में भी कर सकते हैं। आप इसको इसलिए करें, इसके पीछे इंटेंशन ये है कि आप अपने आप को बेटर करना चाहते हैं, अपने आप को बेटर फील कराना चाहते हैं, ना कि ये दूसरे को बेटर फील कराना चाहते हैं। ये हेल्थ एक्सरसाइज का मतलब। या फिर वो मैंने देखा है, लोग जो है वो रात 11 बजे, 12 बजे, 10 बजे पूरे दिन के थके होने के बाद फिर वो जिम जा रहे हैं। तो भाई इस वक्त कौन सी आवाम जिम जाती है? जिम तो एक्सरसाइज इसलिए की जाती है, एक्सरसाइज का कॉन्सेप्ट ये है कि अर्ली मॉर्निंग की जाए ताकि पूरा का पूरा डे जो है वो आपका बहुत एक्टिव गुजरे, ठीक है। सुबह पढ़े आप सो रहे हैं, सारा दिन के थक हार गए और फिर उसके बाद जो है ना 11 बजे, 10 बजे, 9 बजे बाइक की किक मार के और आप निकल गए जिम के अंदर। या खवातीन जा रही हैं शाम में टी टाइम पे जा रहे हैं, जिम जा रहे हैं। तो भाई ये कौन सा टाइम है? अर्ली मॉर्निंग, अर्ली गेटअप, ठीक है, एंड अर्ली डूइंग एक्सरसाइजेस, ये आपके ब्रेन को, आपकी बॉडी को किया जाता है। तो यानी हर चीज़ का एक वक्त है ना। इसी तरह बहुत सारी और एक्टिविटीज़ हैं। डाइट के को लेना, कितनी ग़िज़ा खानी है, सारा दिन खाया नहीं और रात में जब टाइम मिला तो इतना खा लिया कि 2 दिन का खा लिया। तो ये इम्बैलेंस होना, बहुत सारे ऐसे मिसकॉन्सेप्शन है। तो अब बस मैंने आपसे क्या कहा है आसान लफ्ज़ों में, कि आप अपनी रूटीन को और अपनी एक्टिविटीज़ को अलाइन कर दें, बेटर कर दें, तो हमारी हेल्थ काफ़ी हद तक बेहतर हो सकती है। फिर उसके बाद स्मोकिंग है, ठीक है, ड्रग्स और अल्कोहल यूज़ है, ये आपकी हेल्थ को एम्पेयर डैमेज करते हैं। तो जो हम इसके बाद फिर हम स्ट्रेस पे बात करते हैं। देखो स्ट्रेस का इफेक्ट हमारी बॉडी पे भी आता है, माइंड पे भी आता है, ठीक है। तो ये जो माइंड पे क्या आता है, जो हम फैसला नहीं कर पाते, बहुत ज़्यादा डिप्रेसिव मोड में रहते हैं, नेगेटिविटी आना शुरू होती है, तो ये स्ट्रेसफुल सिचुएशन है, ठीक है। तो इमोशंस डिस्टर्ब हो जाते हैं, बिहेवियर चेंज हो जाता है, बॉडी पे इफेक्ट आता है।
इसको हम कहते हैं साइको फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर। ठीक है, यानी साइकोलॉजिकल यानी मेंटल, फिजियोलॉजिकल यानी बॉडी। तो माइंड एंड बॉडी बोथ आर इफेक्टेड। ठीक है, जब हेल्थ प्रॉब्लम होती है हमें तो साइकोलॉजिकल भी प्रॉब्लम आते हैं हमें, और इमोशनल प्रॉब्लम भी आते हैं, और साथ साथ फिर हमें फिजिकल डिफिकल्टीज भी आती है। ठीक है, यानी स्ट्रेस के जो आउटकम है वो हमारी सोच को भी इफेक्ट करेंगे, हमारे बिहेवियर भी चेंज हो जाता है, और साथ साथ हमारी जो बॉडी के अंदर भी इस तरह की एक्नी हो रही है, हेडेक हो गया, माइग्रेन होना शुरू हो गया, ओवरवेट हो गए, अंडरवेट हो गए, या इमोशंस हमारे डिस्टर्बेंस हो गए, बहुत ज़्यादा बोर्डम फील कर रहे हैं, इरिटेटेड हो गए, फ्रस्ट्रेटेड हो गए, तो ये इमोशंस भी इफेक्ट करते हैं। और इसी ठीक है, अच्छा, इसी तरह से स्ट्रेस के ऊपर हम बात करते हैं। तो स्ट्रेस की बहुत सारी कैटेगरीज हैं, नेगेटिव स्ट्रेस, पॉजिटिव स्ट्रेस। एक स्ट्रेस तो हमें हमारी हेल्थ को डाउन कर देता है, लेकिन एक स्ट्रेस वो भी होता है जिसको यू स्ट्रेस कहते हैं, गुड स्ट्रेस कहते हैं, जो हमारी एफिशिएंसी को इम्प्रूव कर देता है, और हम स्ट्रेसफुल सिचुएशन की वजह से कभी कभार बहुत अच्छा परफॉर्म कर जाते हैं, एनर्जेटिक हो जाते हैं। एक पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस है। वो क्या होता है कि जब आप किसी एक बहुत लॉन्ग लास्टिंग सिचुएशन और प्रॉब्लम से गुजरते हैं, तो उसके असरात माइंड पर, बॉडी पर रह जाते हैं। जैसे आप बहुत बड़ी मुश्किल को झेल तो लिया आपने, मगर उसके असरात हो गए कि आपको कोई एक बीमारी जो है वो आपके साथ अटैच हो गई, क्योंकि बॉडी रेजिस्ट करा, माइंड ने इसको स्ट्रांगली फेस किया, तो उसको दोनों मेंटल और फिजियोलॉजिकल हिट कर जाते हैं। इस तरह से स्ट्रेसोर उसको कहते हैं जो आपको प्रॉब्लम देते हैं। स्ट्रेसोर वो सिचुएशंस हैं जो वो इवेंट और वो सिचुएशन है जो आपको स्ट्रेस देते हैं। ठीक है, और दो तरह के स्ट्रेस हैं, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। डिस्ट्रेस जो है वो नेगेटिव है, जो एंजाइटी पैदा करता है, और यू स्ट्रेस क्या है, जो पॉजिटिव है, जो आपको मोटिवेट करता है ताकि आप काम कर सकें। उसके बाद अगर हम बात करें तो ये स्ट्रेस काम कैसे करता है। स्ट्रेस सबसे पहले तो आपको अलार्म करेगा, वो प्रॉब्लम्स आपके सामने आएंगी, फिर आप उसके अगेंस्ट रेजिस्ट करते हैं, तो आपके अंदर जितनी हिम्मत होगी आप उससे फाइट करते हैं। स्ट्रेसोर मतलब यानी प्रॉब्लम जो आपको है, और जब आप डिफीट हो जाते हैं तो वो तीसरा स्टेज है, वो है एग्जॉस्शन स्टेज। उसके नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेज नजर आने लग जाते हैं। नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेज बहुत सारे हैं, हेडेक हो जाता है, ओवर स्लीपिंग, अंडर स्लीपिंग है, बार बार सोए जा रहे हैं तो ये भी सही अच्छा नहीं है, नींद ना आना ये भी अच्छा नहीं है, ओवर ईटिंग भी शुरू हो जाती है कुछ लोगों को प्रॉब्लम्स में। अब सोर्सेज क्या है, व्हाट आर द सोर्सेज ऑफ स्ट्रेस। तो एक तो बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग सिचुएशन में है, डिफ़िकल्ट टास्क है, बहुत ज़्यादा डेडलाइंस हैं, वर्क वर्क का बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है, इसकी वजह से सबसे ज़्यादा स्ट्रेस क्रिएट होता है लोगों को। यूनिवर्सिटी का प्रेशर है, किसी भी किस्म के काम का, फैमिली बर्डन है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ठीक है, या फिर कोई फैसला नहीं कर पा रहा है जिसकी वजह से आप परेशान हैं, कंफ्यूज हैं, तो वो भी स्ट्रेसफुल सिचुएशन डेवलप कर देती है। लाइफ में बहुत बड़ा ड्रास्टिक चेंज आ गया, लाइफ कम्प्लीटली चेंज हो गई है, किसी ऐसी जगह चले गए जहाँ एडजस्ट नहीं कर पा रहे हैं, इन्वायरमेंट चेंज हो गया, या लाइफ में कुछ ऐसा इंसिडेंट हो गया, ट्रेजिक इवेंट हो गया, या कभी कभार लव एंड हेट्रेड, ये भी स्ट्रेस कर देता है आपको, एक इमोशंस है ना, एक्सचेंज। और सबसे ज़्यादा है रॉन्ग एक्सपेक्टेशन। आपने पूरी दुनिया के बारे में सोचा हुआ है, उसको ऐसे बिहेव करना चाहिए, उसको ऐसा होना चाहिए, या ये ख्वाब ऐसे पूरा होगा मेरा, लेकिन वैसा नहीं होता, तो फिर आप एक स्ट्रेस में आ जाते हैं। स्ट्रेस का मतलब खिंचाव है ना, तनाव है ना, टेंस है ना, यानी वॉट एवर यू वॉन्ट एंड यू डोंट गेट इट, तो एक स्ट्रेसफुल सिचुएशन हो जाएगी कि आई वॉन्ट टू गेट इट, अब नहीं मिल रहा, तो आप उसके लिए एक इस माइंड में स्ट्रेस फील करते हैं, एक टेंशन क्रिएट हो जाती है। तो इसलिए बहुत सारी हमारी ऐसी डिज़ायर्स एंड एम्स हैं जो अनरियलिस्टिक होती हैं, उसकी वजह से स्ट्रेस होता है। तो अब स्ट्रेस को कैसे काबू करेंगे, तो इसके लिए देखो हमारे पास कुछ पर्सनैलिटीज़ होती हैं जो बहुत हार्डी पर्सनैलिटी है। हार्डी पर्सनैलिटी जो बड़े कमिटेड होते हैं, सी याद कर रख लो, 3C। कमिटेड होते हैं, कमिटमेंट होते हैं, स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट होते हैं, तो उनको स्ट्रेस नहीं होता। दूसरा, चैलेंज लेते हैं वो,
ये नहीं कि वो स्ट्रेस के आगे ढेर हो जाते हैं। और तीसरा, उनको अपने आप पे बहुत कंट्रोल होता है, सेल्फ कंट्रोल। तीनों के बारे में हम देखें ना, यानी कमिटमेंट का मतलब व्हाट एवर डू इज इम्पोर्टेंट एंड मीनिंगफुल। ठीक है, वो कमिटेड होते हैं अपने काम से कि जो इम्पोर्टेंट है वो काम है वही करना है। और चैलेंजेस, स्टेबिलिटी होती है उनकी लाइफ में, वो चैलेंजेस फेस करते हैं। और कंट्रोल अपनी लाइफ के ऊपर जो उनके अराउंड हो रही है उससे वो इन्फ्लुएंस में नहीं आते। ठीक है, तो कूपिंग विद द स्ट्रेस, कूप कहते हैं काबू करने को, हाउ टू कूप विद द स्ट्रेस। तो आप कैसे स्ट्रेस को कंट्रोल कर सकते हो? एक तो अपने इमोशंस को काबू रखें, रिएक्शन ओवर रिएक्ट ना करें, और उस प्रॉब्लम की रूट कॉज को देखें। ठीक है, और ऐसी सिचुएशन से अवॉइडेंस करें जो आपको स्ट्रेस क्रिएट कर देता है। और इंसान में एक डिफेंस मैकेनिज्म मौजूद है, यानी लड़ने की ताकत स्ट्रेस से। और चेंज एनवायरनमेंट, आप उस जगह से बाहर निकल जाएं जहाँ जो स्ट्रेसफुल सिचुएशन है, एनवायरमेंटल इन्फ्लुएंस है। ठीक है, तो अपनी प्रायोरिटीज, डेडलाइन, लिमिटेशन लगाएं, एक्सपेक्टेशंस सही करें, अनएक्सपेक्टेड अनडिज़ायरेबल उसको करेक्ट करें। तो ये एक आसान सा एक फॉर्मूला है कि आप पॉजिटिव इमोशन रखें अपने अंदर, इंगेजमेंट रखें काम के अंदर, कमिटेड रहें, पॉजिटिव रिलेशनशिप रखें, लोगों ऐसे नेगेटिव लोगों के दरमियान ना रहें जो आपको डिमोरलाइज करें, अपने काम को मीनिंग दें, अपना परसेप्शन करेक्ट करें। और जो अचीवमेंट होती है, छोटी छोटी अचीवमेंट, ये आपको स्ट्रॉन्ग बनाती है, कॉन्फिडेंट बनाती है। ठीक है, और सबसे इम्पोर्टेंट सोशल सपोर्ट बहुत इम्पोर्टेंट होती है। सोशल सपोर्ट कैसे मिलती है? फैमिली हो गई, फ्रेंड्स हो गए, कोलीग्स हो गए, ये इस तरह का एक सोशल ग्रुप्स है जहाँ आप अपनी आइडियाज़, अपनी बात शेयर कर सकते हैं, बता सकते हैं। तो ये बहुत आसान तरीका है, अच्छा तरीका है अपने आप को हील करने का। क्योंकि सबसे ज़्यादा जो बीमारी लोनलीनेस की वजह से होती है, आप अकेला फील करते हैं और आप अनडिसिसिव होते हैं। तो हो सकता है आपकी जैसी सिचुएशन से कोई और भी दूसरा हो, तो शेयर करने से जो है वो आपकी बहुत सारे प्रॉब्लम्स जो हैं वो, इस तरह के सोशल नेटवर्क्स बने होते हैं जहाँ जाते हैं लोग, काउंसलिंग करते हैं, थेरेपी होती है। ठीक है, तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है। उसके अलावा कुछ हैप्पीनेस के लिए कुछ यहाँ पे स्टेप्स दिए हैं कि ओवर थिंकिंग नहीं करें हम। ठीक है, और स्माइल करें तो पॉजिटिव एक मैसेज रहेगा। ठीक है, फजूल बोलने से बेहतर है कि सुने ज़्यादा, कि फालतू बोलने में फिर आप वो बातें बोल जाते हैं जो आप पूरी नहीं कर सकते। ठीक है, और फिर उसके लिए अपने आप को गिल्ट फील करते हैं। और जज करना छोड़ दें, क्योंकि आपके जजमेंट गलत होते हैं। और इंसान के अंदर ईगो होता है, जो एक दफ़ा वो जज कर लेता है वो कहता है ऐसा ही है, लेकिन वो गलत भी हो सकता है। तो इसलिए जज नहीं करें, चीज़ों को एक्सेप्ट करें। इसी तरह वॉच लेस डू मोर। ठीक है, हर चीज़ का ट्यूटोरियल देख रहे हैं और पेपर बना रहे हैं, काम करने से आता है, देखने से नहीं आता। जितनी दफ़ा आप ट्राई करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, उतनी आपको परफेक्शन आ जाएगी। रोज़ाना बैठ के आप कार की ट्यूटोरियल देखेंगे, हाउ टू ड्राइव अ कार। उससे बेटर ये है कि एक दिन आप जाएं कार लेके और फिर किसी ग्राउंड में प्रैक्टिस करें, तो वो आपके 30 दिन के ट्यूटोरियल से बेहतर होगा। ठीक है, रेसिपी देख रहे हैं और देख देख के देखे जा रहे हैं, नोट कर जा रहे हैं, देखे जा रहे हैं, नोट। इसके बजाय आप डायरेक्टली जाएं और काम करें देखने के बाद, या एक आइडिया। तो एक्सपीरियंस से, एक्शन से ज़्यादा, द डू मोर वॉच लेस। कुछ लोग डायरी बनाते रहते हैं, नोटिंग करते रहते हैं, पैटर्न बनाते रहते हैं। नहीं, ऐसा करने से स्ट्रेस और बढ़ेगा, क्योंकि काम थोड़ी किया अभी तक। कंप्लेन लेस, अप्रिशिएट मोर। हाँ, शिकायतें शिकवे कम करें, ब्लेम गेम, और अप्रिशिएट ज़्यादा करें। खुद को भी अप्रिशिएट करें जितना आपने अचीव कर लिया, और दूसरों को भी अप्रिशिएट करें। हर वक्त दूसरों की ना रोना 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 नहीं कि ये नहीं मिला, ऐसा मिला, वो क्यों मिला, ऐसा क्यों किया। द लास्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट, कि अपने अंदर से हेट्रेड, फेयर, नेगेटिव इमोशन निकालें और लव, फ्रेंडशिप को अपने अंदर डेवलप रखें। अब यहाँ पे डिजीज़ को लेके हमारे पास कुछ टॉपिक हैं कि जो हार्ट डिजीज़ आपको पता है सबसे ज़्यादा कॉमन है। हार्ट डिजीज़ हो गए या डिफरेंट टाइप ऑफ कैंसर्स हैं, इससे हम बात ज़्यादा होती हैं। तो हार्ट डिजीज़ के लिए दो तरह के देखें ऑब्जर्वेशन है, दो तरह की पर्सनैलिटी, एक टाइप ए होती है, एक टाइप बी। अच्छा, टाइप ए के जो लोग हैं वो बड़े कम्पिटिटिव होते हैं, चैलेंजिंग होते हैं, अर्जेंसी उनको रहती है। ठीक है, और एग्रेसिव भी होते हैं।
ठीक है, क्वालिटी को, काम को लेके, और नफरत भी करते हैं लोगों से, है ना। तो इन लोगों को जो है वो ज़्यादा अटैक करता है हार्ट अटैक, हार्ट डिजीज़ जो भी। उसके मुकाबले में जो कोऑपरेटिव होते हैं, दूसरों से कंपटीशन नहीं करते, और ज़्यादा गुस्सा भी नहीं करते, ठीक है, और कोई नफ़रत भी नहीं रखते, तो उनमें हार्ट डिजीज़ का रेशियो कम है। तो देखो, दूसरों से मुकाबला करना, दूसरों से नफ़रत रखना, और एक एग्रेशन, गुस्सा जो है, ये आपको बहुत जो है जल्दी आधा कर देगा। अगर आपकी 60 लाइफ है तो ये 30 पे आपको ऊपर पहुंचा देगा, अगर आपकी 80 लाइफ है तो आपको 40 पे ऊपर पहुंचा देगा। तो ये जो तीनों चीज़ें जो हैं, इसको आप यानी कॉम्पिटिटिव के बजाय कोऑपरेटिव बन जाएं, एग्रेसिव के बजाय आप पैसिव हो जाएं, ये फ्रस्ट्रेशन शो, एग्रेशन दिखाने के बजाय आप पैसिव हो जाएं, रिएक्ट ना करें, प्रोएक्टिव हो जाएं, ठीक है। और भाग दौड़ बजाने के बजाय अर्जेंसी, जब देखो टाइम नहीं है, जब देखो अर्जेंसी है, जब देखो ट्रेन छूटे जा रही है, उसके बजाय कूल एंड काम एंड रिलैक्स रहें। तो ये जो हाइपर टेंशन है, ये फिर आपको डिजीज़ कर देती है, आपकी उम्र को कम कर देती है। चले अगर उम्र कम भी नहीं हुई तो बहुत जल्दी बुढ़ापा आपके पास आ जाएगा, बहुत जल्दी बीमार होना शुरू हो जाएगा। पता नहीं लोग सुन भी रहे हैं नहीं सुन रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि 13 पार्टिसिपेंट रह गए, सो गए, और जो है वो जो लोग हैं वो भी बेचारे जो है वो ऐसा लग रहा है, हाँ, फोर्सफुली क्लास ले रहे हैं ऐसा लग रहा है, और हम अकेले अकेले पढ़ा के चले जाएंगे, यहाँ पे लग रहा है। हाँ भैया, ये जो 13-12 पार्टिसिपेंट है, ये भी नंबर्स में, 13 पार्टिसिपेंट में नंबर्स नज़र आ रहे हैं, विथ नो कंट्रीब्यूशन, विथ नो एनी क्वेश्चन। अच्छा, सिर्फ असलान, आप तो आज ही तो जागे, असलान, असलान को तो छोड़ देना, असलान तो आज जाग गए, उन्होंने तो आज हमें बताया है। तो बस मुझे लग रहा है एक अरसलान ही है जो मैं इनको सेशन दे रहा हूँ, वरना अक्सर साइकोलॉजी की क्लास में लोगों का फीडबैक आ रहा होता है, क्वेश्चन कर रहे होते हैं, तो बेचारे सब, सुबह सुबह का वक्त है, कोई रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे हैं, कोई क्वेश्चनिंग नहीं है। चलो क्या बताया, ये क्वेश्चन थोड़ी होता है, इसको क्वेश्चन थोड़ी कहते हैं, ये तो ये है कि सर मैंने असाइनमेंट अपलोड कर दिया, तो भाई वो वीएलई पे तो विश्वास रखे, भरोसा रखे, वीएलई पे अपलोड कर दिया है तो वो अपलोड हो गया होगा। वो जब हम जब डाउनलोड करते हैं तो हमारे पास सारी फाइल्स एक साथ आ जाती हैं। तो टॉपिक से रिलेटेड बात हो रही है, टॉपिक से रिलेटेड ये तो, अब देखना, अगर आप किसी को व्हाट्सअप करते हैं तो उस पर ना एक आइकन बना हुआ आ जाता है, तो आप उसको दोबारा पूछेंगे तो नहीं ना कभी तुम्हें मैसेज रिसीव हो गया या नहीं हुआ। तो वीएलई पे जब आपका सेंड हो गया तो सेंड, चलिए क्या बताएं, हम अपना टॉपिक पूरा कवर करते हैं आपके साथ, ठीक है। चले देखें अब हम, ये हर डिजीज़ तो मैंने आपको बताया, एक एक ये डिजीज़, एक कैंसर। कैंसर के बारे में एक रिसर्च ये है कि कैंसर में इमोशनल रिस्पॉन्स ज़्यादा इफ़ेक्ट करता है, कि मैंने द पीपल डायग्नोज एज ए कैंसर, तो वो उसको होता है कि अब तो मैं नहीं बच सकता, अब तो मैं गया, मेरा पता नहीं अब क्या होगा। तो ये जो परसेप्शन है, ये जो एक अंदर से नाउमीदी होती है, ये उसको जल्दी किल कर देती है। ये एविडेंस है, ये रिपोर्ट है कि इसका जो इफेक्ट है, क्योंकि डेथ रेशियो ज़्यादा है कैंसर का, तो उसकी वजह से एक वो भी आपको ज़्यादा मार देता है। अरे भैया, इतने बड़े बड़े खत क्यों लिख रहे हो भाई, अब इतने बड़े बड़े खत भी ना लिखो लड़के। अभी कह रहा हूँ मैंने 2 हफ्ते की क्लास मिस कर दी, और अब कह रहा हूँ कि मुझे क्लास वो नहीं मिल रहा।
क्या करें मैं आप लोग बताओ। ठीक है, बैलेंस लाइफ के बारे में अभी हम, जी बैलेंस लाइफ के लिए हाँ मैंने एक अपलिफ्ट और जी बिल्कुल अभी एक फ्यू स्लाइड्स हैं आगे, उसमें मैंने बिल्कुल अलाइन किया है कि बेटर स्टेप्स क्या है। ठीक है, देखो हैजेस देखते हैं हम, हैजेस मतलब क्या क्या चीज़ें हैं जो हमें इफेक्ट करती है हमारे हेल्थ को। एक तो नेगेटिव नेगेटिव सिचुएशन इन डेली लाइफ में जो होती हैं, ठीक है। और इस तरह की जो छोटी छोटी डिजीजेस हैं, फ्लू रहता है, आपको थ्रोट प्रॉब्लम है या फिर बैक एच है, हेड एच है, मिग्रेन का पेन है, ये ही चीज़ें आपकी डेली हेजल्स हैं जो रुकावट बनती हैं आपकी परफॉर्मेंसेस के अंदर। ठीक है, इनफ टाइम, वर्कलोड, सोशल जिम्मेदारियां ज़्यादा हैं आपके ऊपर, कंसर्न, स्टैंडर्ड की कंसर्न। तो अब अपने आप को बेटर कैसे करें, ये अभी आपने मुझसे पूछा था कि सर कैसे बैलेंस करें। तो देखो इतनी सारे हमारे लाइफ के डायमेंशंस हैं। फिजिकली स्ट्रांग होना है, ऑक्यूपेशन वाइज भी हमें बेटर होना है, स्पिरिचुअली भी हमें फिलअप होना चाहिए, इंटेलेक्चुअली भी ग्रो करना चाहिए, लोगों के साथ मिलना जुलना भी, सोशल रिलेशनशिप भी रखना ज़रूरी है, इमोशनली भी अपने आप को साउंड रखना है, हैप्पीनेस रहे, और जिस एनवायरनमेंट में रह रहे हैं उसके अकॉर्डिंगली आपको एडजस्ट होना भी आना चाहिए। तो ये क्या तरीके हैं। तो यहाँ बहुत सारी चीज़ें हैं कि आप अपना टास्क वक्त पे कंप्लीट करें, छोटी छोटी डेडलाइंस बनाएं, स्लीप प्रॉपर लें। ठीक है, स्लीप और डाइट, ये दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। ईटिंग आउट कम से कम करें। ठीक है, और टूर एंड विजिटिंग भी इंपॉर्टेंट मैटर करती है कि वो आपको एनवायरनमेंट को चेंज करती है, आबो हवा चेंज होती है, एटमॉस्फेयर चेंज होता है। राइटिंग करने से ये होता है कि आपके अंदर का जो स्ट्रेस है जो आपने सप्रेस किया हुआ वो रिलीज हो जाता है। बेशक आप वो लिख के वो पेपर आप जो है वो कर दें, इसको टर्न टर्न आउट कर दें। ठीक है, और इसी तरीके से यहाँ पे कंस्ट्रक्टिव क्रिटिज्म देखें, खुद को भी कंपेयर नहीं करें, कंपैरिजन नहीं करें, और एक बैलेंस टाइम शेड्यूल बनाए, रियलिस्टिक जो पॉसिबल हो। ठीक है, और अपनी फेलियर से सीखे। ठीक है, शेयर वरीज फॉर योर सोशल सपोर्ट। सोशल सपोर्ट मैंने जैसे कहा, डिस्टेंस योर सेल्फ टू मच फ्रॉम इमोशनल कंट्रोल, और गोल और रिस्ट्रक्चर लाइफ। तो वेल बीइंग के लिए अपनी लाइफस्टाइल को देखो, अपनी डाइट को देखो, अपना पैटर्न ऑफ बिहेवियर देखो, एक्सरसाइज, सोशल सपोर्ट, ठीक है, इंटेलेक्चुअल, इमोशनल, ये सब बैलेंस करने के लिए आप अपनी जो है वो बी एक्टिव रहें, कीप लर्निंग। ठीक है, स्पिरिचुअल, कनेक्ट रहें विद द पीपल, और ऑब्जर्व द लोकेशन, एंजॉय द लोकेशन, एंड केयर द प्लानट, एंड केयर योरसेल्फ। सो हाई सेल्फ स्टीम होना चाहिए, सेंस ऑफ कंट्रोल हो, पॉजिटिव हो, अच्छे लोगों के दरमियान रहें। ठीक है, सेल्फ केयर का कॉन्सेप्ट होना चाहिए, रिलैक्सेशन भी बहुत ज़रूरी है अपने आप को थका देने के बजाय। तो इस तरह से आपकी एक वेलबींग डेवलप होगी। सेंस ऑफ कंट्रोल, पॉजिटिविज्म यानी ऑप्टिमिस्टिक बने, सोशलेबल बने। तो ये डेली बेसिस पे इस तरह का एटीट्यूड रखेंगे तो आप अपने आप को इम्प्रूव कर देंगे अपनी थॉट्स एंड इमोशंस को लेके। तो चलिए अब आपके क्वेश्चंस की बात कर लेते हैं, क्या क्या